पीटीआई की पॉलिसी के हवाले से भी बात करते हैं। केपी में तब्दीली की गई है, अली अमीन गंडापुर की जगह सोहेल आफरीदी को नामजद करना पीटीआई का आपको लगता है दुरुस्त फैसला है? देखें, कभी महमूद खान को बना दिया था, उधर उस्मान बुज़दार को बना दिया था, इधर अली अमीन खान गंडापुर को भी तो खुद ही खान साहब ले आए ना, और इसी तरह पंप एंड शो में ले आए। इसी तरह कहा था उन्होंने कि मेरा सबसे अहम आदमी है। जब उस्मान बुज़दार को बनाया था तो कहा था वसीम अकरम प्लस को लेके आ रहा हूँ। आज वो वसीम अकरम प्लस कहाँ है? तो जब ये कहा जाए कि जी फैसला गलत है या दुरुस्त है, इससे निकल के सोचना चाहिए कि ये फैसला हो गया, इसके मुज़म्मरात क्या होंगे, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। और उसी कॉन्टेक्स्ट में जिसमें मैं पहले बात कर रहा था, कम से कम वफाकी हुकूमत ने जोड़ दिया उसके साथ कि ये अब टेररिस्ट की फैसिलिटेशन करेंगे। जो कल वजीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तो वादे कह दिया कि अली अमीन खान गंडापुर को इसलिए हटाया गया कि वो पूरी फैसिलिटेशन नहीं कर रहे थे। लेकिन ये एक नौजवान है, आईने पाकिस्तान तो मना नहीं करता, जो भी ऐवान का रुकन होगा, जो मेंबर होगा प्रोविंशियल असेंबली का, वो बन सकता है चीफ मिनिस्टर। और पार्टी जो इक्तदार में है, जो पावर में है, जो एक्सरियत में है, उस पार्टी की तरफ से वो आ रहे हैं। हाँ, बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि जी अली अमीन खान को क्यों हटाया जा रहा है, ये जो कनोटेशन यहाँ फेडरल गवर्नमेंट बना रही है, इसी के बेसिस पे उनका जो प्रोनाउंसमेंट्स हैं पहले वाली। लेकिन ये जरूर बात है कि खान साहब ने जो फैसला दिया, उन्होंने मुल्क में सियासी टकराव वाली कैफियत को अपग्रेड कर दिया। अच्छा। यानी अगर कहीं अली अमीन खान गंडापुर जो है वो आके बैठते थे, एक दफा जफ्फी डाली तो बड़ा एतराज हुआ कि जी आपने उन लोगों के साथ जफ्फी क्यों डाली। फिर भी एक इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन काइंड ऑफ थी। जो सोहेल आफरीदी की पहले स्टेटमेंट्स रही हैं वो तो बहुत सख्त हैं, और वो कल उन्होंने जो ट्वीट्स किए कि जी हट जाओ या डट जाओ, फिर उन्होंने कहा कि मेरी तरजीह खान साहब की रिहाई और सिक्योरिटी मामलात हैं। यही दोनों तो मामलात फंसे हुए हैं, खान साहब की रिहाई भी फंसी हुई है और सिक्योरिटी सिचुएशन। अच्छा पराजा साहब, आपके ख्याल में अब ये डायरेक्ट टकराव का फैसला कर लिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और जिस तरह से आपने वफाकी वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया जिसमें उन्होंने सोहेल आफरीदी को, दहशतगर्दों को ये कहा गया कि उन्हें सहूलतकारी के लिए बुलाया गया है, तो वफाक के जहन में इस हवाले से खदशात तो मजीद बढ़ गए हैं। तो सोहेल आफरीदी को आगे चलकर कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश होंगे? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो बैलेंस रखना है कि एक तरफ वो कहते हैं मेरी खान साहब की रिहाई तरजीह है, और दूसरी तरफ उनकी बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस कुछ जिम्मेदारियां हैं। यानी सूबे का वजीर, एक इलेक्टेड वजीर आला, उससे यही तवक्को होती है कि गवर्नेंस के मामला ठीक करे, सिक्योरिटी के मामला ठीक करे, लोगों के जो मसाइल हैं उनको ठीक करे। मसलन अभी जो पीछे सैलाब आया था, आपने देखा कि मामला तो केपी से शुरू हुए। यानी बुनेर में मैं खुद भी गया, बुनेर में कवरेज करने के लिए, मैंने शो किया रिकॉर्ड वहां जाकर। सर्दी तो आ गई, अभी तो ऊपर बाबूसर भी तो खैबर पख्तूनख्वा में है, वहां तो बर्फबारी शुरू हो गई। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जिनके घर बह गए, जिनके गांव बह गए, उनको तो पूछने वाला कोई नहीं है। अभी तक तो शेल्टर नहीं मिला उनको, और जब स्वात में, बुनेर में बर्फबारी होगी तो उनका क्या हाल होगा। तो क्या ये प्रायोरिटी हमें नजर आ रही है इस पॉलिटिक्स में या हार्ड लाइन लेने में? इसलिए अगर चैलेंजेस वफाक को हैं तो सोहेल आफरीदी के लिए भी चैलेंज है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, वो अभी नौजवान है, उनका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है। बिल्कुल ऐसे क्या वो ज़हनी तौर पर क्या ज़हनी तौर पर वो तैयार हैं कि मुझे सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारियां पूरी करनी है? अभी तक तो उनकी तरफ से ये बात नहीं आई। पार्टी के हवाले से वो बातें कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। तो शौकत साहब, नौजवानों की आप बार बार बात कर रहे हैं और पीटीआई में नौजवानों की क़यादत की बात हो रही है। ये बताइएगा कि बाकी सूबों में मजबूत करने की बजाय इन्होंने उस सूबे में जिसमें इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, इनकी हुकूमत थी, वहीं पर अपना जो वज़ीर आला है उसी को हटा के नया वज़ीर आला लेकर आ रहे हैं। तो आप इस स्ट्रेटजी को किस तरह से देखते हैं? ये मज़ीद कमज़ोर होने के लिए आपको नहीं दिखाई देता पीटीआई से मज़ीद कमज़ोर दिखाई देगी? देखिए, पीटीआई फैसले कर रही है, वो अपने प्लस माइनस करके ही फैसले कर रहे होंगे। हाँ, ये कह सकते हैं कि मादी के फैसले उनके गलत हुए। मसलन जब
अदम एतमाद हुआ तो उन्होंने अपनी ही पंजाब हुकूमत तोड़ दी। जब अदम एतमाद पास हुआ तो उन्होंने केपी की अपनी ही हुकूमत तोड़ दी। उन्होंने कौमी असेंबली में उनकी वाजे एक नंबर थी, बड़ा टफ टाइम दे सकते थे पीडीएम की गवर्नमेंट को, वो कौमी असेंबली से इस्तीफे दे दिए। तो मादी के कुछ फैसले वो गलत साबित हुए, और मैं नहीं कह रहा, मैं एज अ जर्नलिस्ट, बल्कि उनके अपने पार्टी के लोग कहते हैं कि हाँ ये वाले फैसले हमारे गलत थे, हमें नहीं करना चाहिए थे। तो कम से कम उनको कुछ सीखना चाहिए था। फिर वफाक पे चढ़ाई वाला जो मामला है कि हर कुछ ना कुछ हो जाए, वो कहते हैं चलो जी चलो चलो वफाक पे चढ़ाई कर दो। यही अली अमीन खान गंडापुर 2-3 बार वो वफाक पे इस्लामाबाद तक पहुंच गए, डी चौक पहुंचने में कामयाब हो गए, वो अक्टूबर में भी आ गए, फिर वो नवंबर वाला भी जो है वो भी अनफॉर्चुनेट सा वाकया हो गया इस्लामाबाद में। इसलिए बेसिक चीज थी कि पेशावर के शहरियों को, मर्दान के शहरियों को, सवात के शहरियों को, डीए खान के शहरियों को, खैबर जिले के शहरियों को या हजारा में लोगों खेब है, लेकिन टकराव में वो एक टकराव का आर्गन बनी रही। अच्छा। और अब तो और ज्यादा चांसेस बढ़ गए ना। ठीक है। अच्छा, तो पराचा साहब ये तब्दीली है, एक और तब्दीली का भी जिक्र किया जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि चेयरमैन पीटीआई बिस्टर गौहर को ओहदे से हटाया जाएगा और इम्कानात ये हैं कि उनकी जगह जुनैद अकबर को नया चेयरमैन पीटीआई बनाया जाएगा। तो ये तब्दीलियां आप एक तरफ कह रहे हैं कि इनके माजी के फैसले ये इंडिकेट करते हैं कि इनके हक में दुरुस्त साबित वो नहीं हुए, तो अब ये जो तब्दीलियां हैं ये भी आगे चलकर खराबी पैदा कर सकती हैं? चेयरमैन बाय द वे कोई भी हो, फैसले तो बानी खान साहब ही कर रहे हैं ना। ये जो फैसला हुआ अली अमीन खान गंडापुर वाला, इतना बड़ा फैसला है, ये फर्द वाहिद ने किया है ना। इसमें कौन सी पार्लिमानी पार्टी की मुशावरत हुई या पार्टी की सीईसी का इजलास हुआ कि जी, और ये भी नहीं बताया गया कि अली अमीन खान गंडापुर जो है उनकी गवर्नेंस जो है वो खराब थी। हाँ, सलमान अकरम राजा साहब ने ये कहा पहले दिन जब उन्होंने आकर ऐलान किया, सेक्रेटरी जनरल हैं वो, राजा साहब ने फरमाया, जो मेरे लिए एक ऑपरेटिव सेंटेंस बना, उन्होंने कहा कि जी अली अमीन खान गंडापुर वफाकी हुकूमत और एजेंसीज की पॉलिसी से अपने आप को दूर नहीं रख सके, यानी वो टकराव नहीं कर सके, वो कहीं उनके इन्फ्लुएंस में आ गए। जो अली अमीन खान गंडापुर पर अलीमा खान ने भी इल्जामात लगाए थे कि ये फलां के एजेंट है, फलां के एजेंट है, जवाबी इल्जामात उन्होंने भी लगाए अलीमा खान पे इसी तरह के। तो फर्दे वाहिद ही फैसला कर रहे हैं ना, कौन सा पार्टी फैसला कर रही है, और जब वो फैसले कर रहे हैं तो फिर चेयरमैन नंबर 1 कोई भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल ऐसे ही तो खान रहे या जुनैद अकबर खान। अब आप देख रहे हैं सुहेल आफरीदी की बात कर रहे हैं कि वो यहाँ पर लाए इसलिए गए हैं कि बानी की रिहाई और सिक्योरिटी के मामलात पर वो बात करते रहे। अब 1 महीना रह गया नवंबर के वापस आने में, और हमने गुज़िश्ता साल नवंबर में देखा था जो वाक़या हुआ था। अब आपको लगता है दोबारा चढ़ाई का जो है एक फिर तसलसल बनाया जाएगा इसी सिलसिले? देखिए, यू कैन नेवर रूल इट आउट, क्योंकि रैलीज की अभी आज 10 तारीख है, 11 और फिर 12 अक्टूबर को तहरीके आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, जो कि जिसमें पीटीआई भी शामिल है, चगदई साहब हैं उसमें, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, दूसरे भी हैं, उन्होंने अपनी मीटिंग करनी है यानी 12 को परसों, और उसमें उन्होंने कंट्री वाइड जलसे जुलूस रैलीज का ऐलान कर रहे हैं। ये खुद ही कह रहे हैं, असद कैसर साहब कह गए थे। तो वो रैलीज और जुलूस जो हैं वो कंटिन्यू करके वो इस्लामाबाद आ सकते हैं, उनको कौन मना कर सकता है, क्योंकि नवंबर साल हो जाएगा पिछले साल 26 नवंबर वाला वाकया। लेकिन एक बात कर दूं, पिछले नवंबर के बाद आज तक पीटीआई इस्लामाबाद का रुख नहीं कर सकी, क्योंकि इतना सख्त हाथ रखा गया था। और तो मरकज की तो अभी भी पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस है, कि हम किसी किस्म की शरपसंदी की इजाजत नहीं देंगे। मुल्क आगे बढ़ रहा है, उधर सब मुआहदे हो रहे हैं, उधर मुआहदे हो रहे हैं, और जब वो मुआहदा करने वाले इस तरह की सूरत हाल देखेंगे तो आपका क्या ख्याल है, वो फिर एतराज नहीं उठाएंगे? हमें फैसला ये करना है कि हम मुल्क को आगे लेके जाएं या हम उधर ही खड़े विशियस सर्कल में, ये सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल।